हेलो दोस्तों, मैं शुभम कुमार। आज हम लोग का फिजिक्स का रहेगा क्लास। फिजिक्स का ये हमारा लगभग 7वां क्लास होगा। आज हम लोग जो फिजिक्स का सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि न्यूटन का गति का नियम जो है, जो कि आप लोग 9-10 सब में भी पढ़े होंगे और फिर इंटर में भी पढ़े होंगे। तो हो सकता है वो सब आप लोग भूल गए होंगे, तो थोड़ा बहुत तो याद होगा भी। लेकिन आज हम लोग पूरा न्यूटन गति का पूरा जो 3 नियम है, ठीक है, न्यूटन गति का जो 3 नियम है। सबसे पहले फिजिक्स का जो प्रथम नियम और द्वितीय नियम है और तृतीय नियम है, ये तीनों नियम हम देखेंगे। ठीक है, तीनों नियम पूरा डिटेल में देखेंगे। ऐसे तो आप लोग पढ़े होंगे कि फर्स्ट नियम क्या होता है, सेकंड नियम क्या होता है, थर्ड नियम क्या होता है। लेकिन हाँ, इससे पहले जो हमारा फिजिक्स का जो वीडियो अपलोड हो चुका है, वो हमारा वेक्टर और सदिश अदिश, ये पूरा हो गया है अपलोड। वेक्टर और स्केलर, सदिश अदिश और यूनिट का हो गया है, और त्वरण मंदन। और ये गति का जो ये थर्ड नियम है, ये उसी को समझ में आएगा जिसका कि त्वरण और मंदन कंप्लीट है। अगर आप लोग का अभी कंप्लीट नहीं है तो ये वीडियो इसको स्किप करके जो कल का वीडियो है त्वरण और मंदन वाला, यानी कि आप लोग वो वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ से पहले वो वीडियो देखें, तभी आपको ये गति का तीसरा नियम भी समझ में आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रथम नियम क्या है। ऐसे तो आप लोग तो डायरेक्ट अगर बोलेंगे कि प्रथम नियम से क्या होता है कि परिभाषा बल का परिभाषा मिलता है, ये सब तो आप लोग जानते होंगे। बल का परिभाषा मिलता है, इससे बल का व्यंजक मिलता है, और ये प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत क्रिया होता है। ये तो आप लोग गति का प्रथम, दूसरा और तीसरा नियम इस तरह से आप लोग जानते होंगे वन लाइनर में। लेकिन आज हम लोग का पूरा डिटेल होगा। आप लोग वीडियो में बने रहें। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अब हम लोग अपने सबसे पहले गति का जो न्यूटन का जो प्रथम नियम है, पहले हम लोग उस पर आते हैं। चलिए देखते हैं कि न्यूटन का प्रथम नियम क्या है। सबसे पहले न्यूटन की गति का नियम, आप लोग चाहे तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। न्यूटन के गति का नियम, और एक वीडियो और है फिजिक्स का जिसमें कि अधिकतर स्टूडेंट को डाउट रहता है कि दूरी क्या होता है और विस्थापन क्या होता है। ठीक है, दूरी और विस्थापन क्या होता है, ये सब भी पूरा ग्राफ के साथ है। आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल वीडियो है। चलिए सबसे पहले आप देखते हैं कि न्यूटन गति का जो नियम है, न्यूटन गति का सबसे अब पहला नियम देखते हैं, फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स मोशन फर्स्ट लॉ। तो सबसे पहले अब न्यूटन गति का प्रथम नियम क्या है। आप लोग जानते हैं कि न्यूटन गति के प्रथम नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है। ठीक है, इस नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है। ठीक है, आप लोगों को बल का जो डिफिनेशन है वो आप लोगों को याद होगा। आप लोग अगर स्टैंडर्ड क्लास में, यानी कि मान लेते हैं आप लोग 5, 6, 7, 8 में सब में होंगे, तो आप लोग को स्कूल में ऐसा बताया गया होगा कि धक्का या खिंचाव को बल कहते हैं। धक्का या खिंचाव को बल कहते हैं। ये आप लोग का 5, 6 या 4, 5, 6 सबका ये आपका डिफिनेशन होगा इस टाइप का। तो देखिए, इसमें जो धक्का या खिंचाव को बल कहते हैं, आप लोग को पता है कि बल कौन सी राशि है। बल जो है फोर्स, जिसको इंग्लिश में फोर्स कहते हैं, ये कौन सी क्वांटिटी है बल, यानी कि बल कौन सी राशि है, सदिश राशि है या फिर अदिश, वेक्टर या स्केलर। सदिश कौन सी राशि है। तो आप लोग अगर आप लोग अगर सदिश वाला अगर वीडियो देखे होंगे, तो उसमें मैंने एक ट्रिक आपको बताया था कि अब, सब, तब, भव, ये सब हमारा ट्रिक था। इस ट्रिक का भी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फिर आप लोग कभी नहीं भूलिएगा कि कौन सी राशि सदिश है और कौन सी राशि स्केलर, वेक्टर, सब कुछ आप लोग की याद हो जाएगा। अब देखिए कि फोर्स, धक्का या खिंचाव को बल कहते हैं। ये आप लोग 5, 6, 7 में देखे होंगे। अगर आप लोग 10th स्टैंडर्ड में अगर आप लोग देखे होंगे, तो देखिए 10th स्टैंडर्ड में आप लोग को थोड़ा सा लगभग में देखिए जो बल क्या है, इसे हम
पकड़े हुए हैं या फिर इसे हम उठा रहे हैं या फिर हम कुछ भी इसे हम धक्का दे रहे हैं, तो ये हमारा बल हो गया। लेकिन आपको मतलब क्लास के हिसाब से ये सब बच्चे लोग की क्लास का है। आप लोग अगर 10th या 12th में होंगे तो उस समय जो डिफिनेशन था, आप लोग को डिफिनेशन दिया गया होगा कि बल वह भौतिक राशि है, बल वह भौतिक राशि है। वैसे बल हमारा कौन सी राशि है? ये हमारा सदिश राशि है, ठीक है। और भौतिक राशि क्या होता है? तो ये सब का पूरा फिजिक्स का जो फर्स्ट वीडियो अपलोड हुआ था उसी में हम लोग यहाँ से पूरा 0 लेवल से चले हैं, तो आप लोग वहाँ से वीडियो देखेंगे तो पूरा फिजिक्स आपको समझ में आएगा और एग्ज़ाम में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो देखिए, बल वह भौतिक राशि है जिस पर लगकर या किसी वस्तु पर लगकर उसकी कंडीशन या फिर उसकी अवस्था में परिवर्तन ला दे, उसे हम क्या कहते हैं? बल कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा डिफिनेशन हो गया। और ये दोनों हमारा, आपको अगर आप 5, 6, 7, 8 सब में है तो ये आपका डिफिनेशन हो गया। अगर आप 12th लेवल तक का है तो ये आपका डिफिनेशन हो गया। लेकिन दोनों एक ही है कि देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जिस पर लगकर या किसी वस्तु पर लगकर, मान लीजिए कि ये वस्तु है, ये वस्तु यहाँ पे रखा हुआ है। अब हमें यहाँ पर से इसका जो कंडीशन है, यानी कि जो इसका स्थिरता है, इसे हटाना है। तो हम इस पर बल लगाएं, इसे हम इधर हटाएं, तो हम क्या कि इस पर हम बल लगाएं तभी तो ये हटा। तो वही ये हमारा फॉर्मूला है। और फर्स्ट फॉर्मूला क्या बोल रहा है कि इसे हम धक्का दिए, तो दोनों फॉर्मूला सेम ही है, बस थोड़ा क्लास के लेवल के हिसाब से थोड़ा डिफिनेशन भी इसका चेंज हो जाता है। तो ये हमारा फिजिक्स का ये हमारा हो गया कि प्रथम नियम कि बल गति के प्रथम नियम से या फिर न्यूटन के प्रथम नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है, ठीक है। न्यूटन के प्रथम नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है। अब देखिए कि न्यूटन गति का जो प्रथम नियम है यह किससे संबंधित है? चलिए, ये आप लोग को हो गया। अब देखिए, न्यूटन गति का जो प्रथम नियम है यह किससे संबंधित है? तो देखिए, न्यूटन गति का प्रथम नियम जो है, इससे तो हम बल की परिभाषा मिलती ही है, लेकिन ये प्रथम नियम जो है ये जड़त्व से संबंधित है, जड़त्व से संबंधित है। ये न्यूटन गति का प्रथम नियम जड़त्व से संबंधित है। अब देखिए, आप लोग के मन में सवाल होगा कि जड़त्व क्या होता है, ठीक है। आप लोग के मन में ये सवाल होगा कि जड़त्व क्या होता है। अब देखिए कि जड़त्व क्या है कि ये जो पदार्थ है अपना जो कंडीशन ये अपना बनाए रखना चाहता है, या फिर अगर हम खड़े हैं तो हम क्या चाहेंगे कि हम खड़े ही रहें, ठीक है। तो इसी को हम जड़त्व कहते हैं। यानी कि कोई भी वस्तु अपना जो कंडीशन है, अपना जो स्थिति है, वह अपनी स्थिति को बनाए रखने का गुण ही क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है, ठीक है। कोई वस्तु अपनी स्थिति के गुण को बनाए रखने का जो गुण होता है उसे हम क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। अब देखिए कि अगर समझ में नहीं आया तो थोड़ा 2 मिनट रुकिएगा, फिर आपको अगला एग्जाम्पल में आपको समझ में आएगा। देखिए कि पदार्थ जो अपना जो स्थिति है उसे बनाए रखने के गुण को क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। अब देखिए कि जड़त्व जो है, आप जो अगर खड़े हैं तो हमारा कुछ तो वेट होगा, तो जड़त्व जो है, ये द्रव्यमान का समानुपाती होता है, ठीक है। द्रव्यमान का समानुपाती होता है। समानुपाती का चिन्ह क्या होता है? जड़त्व समानुपाती का चिन्ह ये होता है, ठीक है। समानुपाती अगर आप व्युत्क्रमानुपाती अगर रहेगा तो 1/, इस तरह से हो जाएगा। तो ये हमारा समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती, ये हमारा दोनों हो गया। तो अब चलिए, जड़त्व तो आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए कि न्यूटन गति का प्रथम नियम जड़त्व से संबंधित जो है, इसका जो, तो चलिए हम लोग तो डिफिनेशन देख लिए, लेकिन इसका जो हमारे जो डेली लाइफ में हो रहा है उससे हम इसे कैसे हम कोरिलेट करें, मतलब उससे हमें जानना है कि हमारा क्या हो रहा है डेली लाइफ में। अब देखिए, जैसे कि ये आपका बस हो गया, ठीक है। ये आपका बस है, ठीक, ये आपका बस है। तो आप बस पर आप बैठे हुए हैं और बस चल रही है, या फिर अचानक आप बस पर बैठे और अचानक बस खुल गई। तो आप जो इस तरह से बैठे हुए हैं, तो आप इस तरह से बैठे हुए हैं, बस अचानक खुली तो आप डायरेक्ट पीछे की ओर आप झुकिएगा। ऑटोमेटिक बस अगर खुलेगी तो बस जाएगी आगे, बस गई आगे तो आप पीछे की ओर झुक गए। तो ये हमारा क्या हो गया? ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया
कि ये हमारा जड़त्व का नियम है, ठीक है। ये हमारा जड़त्व का नियम है। अगर मान लेते हैं कि बस अगर चल रही है, बस मान लेते हैं कि चल रही है, तो चलते चलते बस अचानक ब्रेक मार दी, तो आप किधर झुकिएगा? आप अगर बस में अगर बैठे होंगे तो आप फील किए होंगे कि बस चल रही है, चलते चलते आप बस अगर ब्रेक मारी तो आप डायरेक्ट आप आगे की ओर आप झुकेंगे। तो ये क्या हो गया? हमारा जड़त्व का नियम हो गया। इस तरह से बस रुकी हुई है, अचानक स्टार्ट हुई तो हम पीछे की ओर झुकेंगे, और चलते चलते अगर अचानक रुक गई तो हम आगे की ओर झुकेंगे। ये सब क्या है? हमारा जड़त्व का ही नियम है। और ये सब हमारा न्यूटन गति के प्रथम मतलब फर्स्ट लॉ पर ही हमारा बेस है, ठीक है। फर्स्ट लॉ पर ही ये हमारा ये सब जड़त्व का नियम है। और अगला अगर एक और देखते हैं एग्जाम्पल, तो देखिए कि कोई आप लोग 9-10 समय भी पढ़े होंगे, कोई भी ये हमारा रस्सी होगा, ठीक है। रस्सी पर हमारा कंबल टांगा हुआ है और इसमें धूल है। ये हमारा धूल है, मतलब ये हमारा कंबल है, इस पे धूल है। अगर आप इस पे अगर आप मारते हैं तो इससे जो धूल है बैठा हुआ वो देखिए जस्ट नीचे ही गिरेगा। क्यों? क्योंकि ये अपना स्थिति बनाए रखना चाहता है, ठीक है। ये अपना स्थिति बनाए रखना चाहता है। अब देखिए कि अगला हम एग्जांपल हम और देखते हैं ताकि आप लोग को और समझ में आएगा। आप लोग अगर दौड़ते होंगे, आप लोग अगर किसी कूद के लिए आप जाते हैं, तो या फिर आप लोग देखते होंगे कि बिहार पुलिस या फिर दरोगा या फिर किसी भी दौड़ के लिए जो 10 फीट या 12 फीट या 8 फीट 7 फीट का जो भी जंप होता है, तो देखते होंगे कि पहले जो धावक है वो पहले दौड़ता है, ठीक है। वो दौड़ करके तब वो जहाँ से निशान रहता है, जहाँ से लाइन रहता है, वहाँ से तब कूदता है। वो दौड़ता क्यों है? क्योंकि वो दौड़ने से पहले वो अचानक तो वो उतना दूर वो जा नहीं पाएगा, तो उससे पहले वो अपना स्पीड वो अपना बना लिया। क्योंकि ताकि स्पीड इसलिए बनाया कि उसका जो शरीर वेग में आ जाए, पूरा उसका शरीर वेग में आने के बाद वो काफ़ी दूर तक वो जा सके। तो ये हमारा क्या हो गया? तो ये हमारा न्यूटन गति के प्रथम नियम पर ही है ये आधारित, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब देखिए कि चलती गाड़ी पर चढ़ना या उतरना ये हमारे लिए खतरनाक होता है, ठीक है। जैसे कि आप अगर चलती गाड़ी देखते होंगे कि कंडक्टर सबको छोड़ दीजिए, वो लोग का तो बात अलग है। हम लोग अगर चढ़ेंगे, मान लेते हैं कि बस अगर चल रही है, अगर हम बस से अगर चाहे कि हम नीचे आ जाएं, उतर जाएं, तो फिर उतरने के बाद हम उस पर गिर भी सकते हैं। क्यों? क्योंकि बस अगर मान लेते हैं बस मिनिमम 40 किलोमीटर या चलिए रुकने के टाइम में बस अगर 20 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 20 किलोमीटर का स्पीड है, तो आप तो अगर बस पर से उतरे तो आपका शरीर पूरा वेग में है, लेकिन आपका जो पैर है वो पूरा वेग में नहीं है। तो अचानक तो आप 20 किलोमीटर का आप रफ्तार तो आप नहीं बना पाएंगे। तो फिर ये 20 किलोमीटर का जो रफ्तार आप नहीं बना पाएंगे तो आप अचानक आप गिर जाइएगा, जिससे आपकी घटना भी हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारा न्यूटन गति का प्रथम नियम है। आप लोग इसे पूरा अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलिए हम दूसरा देखते हैं नियम, न्यूटन गति का जो दूसरा नियम है। ये हमारा क्या कहता है? न्यूटन गति का दूसरा नियम, दूसरा नियम देखिए, न्यूटन गति का जो दूसरा नियम है, इससे पहले आपको पहले संवेग समझना पड़ेगा। संवेग कौन सी राशि है? संवेग कौन सी राशि है? वेक्टर है कि स्केलर है? यानी सदिश अदिश में कौन सी राशि है? सदिश या अदिश, इसमें कौन सी राशि है? तो यूनिट के वीडियोस में पूरा कंप्लीट है कि संवेग कौन सी राशि है, तो वो वीडियो आप लोग देख लेंगे तो पूरा कंप्लीट। वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। उससे एक क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में एक क्वेश्चन तो श्योर रहेगा, क्योंकि यूनिट से एक ना एक प्रश्न जरूर रहता है, ठीक है। तो वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए दूसरा नियम जो है, दूसरा नियम से पहले आपको संवेग समझना पड़ेगा। देखिए संवेग क्या है? संवेग क्या है? आप लोग को पता है कि संवेग क्या है? देखिए द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। संवेग कहते हैं द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को। और संवेग को किससे डिनोट करते हैं? संवेग का ऐसे इंग्लिश क्या होता है? मोमेंटम होता है, ठीक है। संवेग का ऐसे इंग्लिश क्या होता है? मोमेंटम होता है, लेकिन इसे हम पी से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। संवेग को हम किससे हम डिनोट करते हैं? पी से। और देखिए द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को, मतलब द्रव्यमान को हम किससे हम डिनोट करते हैं? एम से, और वेग को बी से। यानी कि द्रव्यमान का इंग्लिश क्या हुआ? मास हो गया, मास। और वेग का क्या हो गया? वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी। तो हम इसे P बराबर एम भी, ये बहुत सारे एग्जाम में रहता है। डायरेक्ट ये भी पूछता है, बीपीएससी सबके एग्जाम में था। P बराबर एम इंटू डॉट, इसके जगह D है, R है, V है, कुछ भी है, तो इससे आपको याद रखना पड़ेगा P बराबर एम भी, ठीक है, P बराबर एम भी।
तो संवेग का क्या हो गया कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। अब देखिए अब आते हैं न्यूटन गति का दूसरा नियम। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा कि संवेग क्या है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। P इक्वल टू एम इंटू भी, P इक्वल टू एम इंटू भी। अब आते हैं न्यूटन गति का दूसरा नियम। न्यूटन गति का दूसरा नियम, अब देखिए न्यूटन गति का दूसरा नियम क्या कहता है कि संवेग परिवर्तन की दर बल के बराबर होता है। ठीक है, संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर बल के बराबर होता है, बल के बराबर होता है। अब देखिए ये क्या हम लिख दिए, एक संवेग परिवर्तन की दर बल के बराबर होता है। देखिए संवेग अगर किसी भी चीज़ में अगर परिवर्तन होता है तो वो समय के साथ होता है। तो देखिए संवेग परिवर्तन, संवेग क्या होता है, एम भी। ठीक है, देखिए P इक्वल टू एम भी है, P इक्वल टू एम भी। तो हम इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं संवेग परिवर्तन, संवेग परिवर्तन P इक्वल टू एम भी, संवेग परिवर्तन की दर बल के बराबर होता है। यानी कि संवेग परिवर्तन दर किसके परिवर्तन में, तो समय के साथ जो भी समय के साथ ही ना सब कोई परिवर्तन होता है, आप भी समय के साथ परिवर्तन होते हैं। तो संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होता है, तो ये हमारा बल के बराबर होता है। ठीक है, बल के बराबर होता है। तो चलिए इसे एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं। देखिए न्यूटन गति का दूसरा नियम क्या है, दूसरे नियम जानने से पहले हम लोग पहले संवेग को जानेंगे, मोमेंटम को। मोमेंटम कौन सी राशि है, तो आप लोग वो वीडियो देख लेंगे, फिर भी ये सदिश राशि है। ठीक है, तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। संवेग को P से हम डिनोट करते हैं, जबकि इसका इंग्लिश होता है मोमेंटम। और द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। द्रव्यमान को हम m से डिनोट करते हैं और वेग को v से करते हैं। ये फॉर्मूला आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे याद रखेंगे। अब देखिए कि संवेग परिवर्तन की दर बल के बराबर होता है। लेकिन संवेग समय के साथ कुछ भी होता है परिवर्तन, तो संवेग परिवर्तन अपॉन समय इक्वल टू ये बल के बराबर होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब देखिए संवेग, ये न्यूटन गति के दूसरे नियम से ही हमें बल का व्यंजक प्राप्त होता है। ठीक है, बल का व्यंजक प्राप्त होता है, बल का व्यंजक प्राप्त होता है। अब देखिए बल का व्यंजक क्या हुआ, व्यंजक क्या हुआ, आप लोग को पता होगा कि F, बल को हम F से हम डिनोट करते हैं, क्योंकि बल का इंग्लिश क्या होता है, फोर्स होता है। ठीक है, F बराबर m इंटू ए। देखिए m तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि m यहाँ भी है, m यहाँ भी है, तो m क्या हो गया, द्रव्यमान हो गया, द्रव्यमान। तो a क्या है हमारा, कल का अगर आप वीडियो देखे होंगे त्वरण वाला और मंदन वाला, इसलिए मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि त्वरण मंदन आप लोग ज़रूर देखिए, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो द्रव्यमान इंटू त्वरण, ठीक है, F बराबर एम ए। ठीक है, तो प्रथम नियम से क्या कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होता है कि प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है, जबकि दूसरे नियम से इसका बल का व्यंजक प्राप्त होता है। ठीक है, प्रथम नियम से क्या चीज़ मिलता है, तो प्रथम नियम से इसका बल का परिभाषा प्राप्त होता है और दूसरे नियम से हमें बल का व्यंजक प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये हमारा गति का दूसरा नियम हो गया, सॉरी न्यूटन का दूसरा नियम हो गया। ठीक है, अब देखिए कि अब इसके बाद तो ये आप लोग समझ गए होंगे। एक बार इसे फिर से हम रिपीट करते हैं। संवेग परिवर्तन की दर बल के बराबर, इस दूसरा नियम जानने से पहले हम संवेग देखेंगे। संवेग द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। यहाँ के बाद से देखने का कहीं कोई जरूरी नहीं है, फिर से रिवाइज करने का भी कोई जरूरी नहीं है, क्लास में ही पूरा याद हो जाना चाहिए। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं, P इक्वल टू एम भी। और देखिए संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होता है, बल के बराबर होता है। और बल इक्वल टू ये आपका संवेग परिवर्तन अपॉन समय, और बल के न्यूटन के दूसरे नियम से हमें बल का व्यंजक प्राप्त होता है F इंटू एम ए। तो ये हमारा बल का गति का पहला दूसरा नियम हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलिए हम अगला नियम देखते हैं। अब ये हमारा हो गया। अब देखिए इसका हम कुछ देख लेते हैं एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल पहला का तो देख लिए, दूसरा का देखते हैं। संवेग का आप लोग डिफिनेशन याद रखिएगा, ऐसे तो इतना बार बोल दिए तो याद आप लोग को हो ही गया होगा। देखिए संवेग का ही एक भाई है आवेग। ठीक है, संवेग का ही एक भाई है आवेग। आवेग को देख लेते हैं। आवेग का इंग्लिश क्या होता है, इम्पल्स। ठीक है, इम्पल्स। ठीक है, देखिए आवेग क्या है, तो बल और संवेग की गुणनफल को हम क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। बल और संवेग के गुणनफल
को आवेग कहते हैं। बल और संवेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं। अब देखिए बल और संवेग क्या है, ठीक है, बल और संवेग क्या है। देखिए कि बल को तो हम F से किए और संवेग को हम P से हम डिनोट करते हैं, तो FP इस तरह से, लेकिन अधिकतर इसका उतना यूज नहीं होता है, तो आप लोग इसे याद रखेंगे। बल और संवेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं। और इसका इंग्लिश क्या होता है? इम्पल्स, ठीक है, इसका इंग्लिश क्या होता है? इम्पल्स। अब देखिए संवेग परिवर्तन की दर तो आप लोग तो समझ ही गए होंगे। बल संवेग परिवर्तन की दर क्या होता है? बल के बराबर होता है। अब आप लोग एक चीज़ आप लोग को पता होगा कि चलिए इसे हम लिख ही देते हैं, क्योंकि इससे आपका एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन होता है और इसमें 95% स्टूडेंट गलत करता है और आप भी गलत करेंगे। चलिए हम ये नहीं लिखते, पहले एक सवाल आपसे पूछते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि आपसे गलत होगा ही होगा, जो फिजिक्स उतना नहीं पढ़े हैं। देखिए एक बात हमको बताइए, समय बढ़ने से बल क्या होता है? बल क्या होता है? घटता है कि बढ़ता है? घटता है या बढ़ता है? बताइए, समय बढ़ने से बल क्या होता है? घटता है या बढ़ता है या स्थिर रहता है या स्थिर रहता है? ये तीनों में से बताइए, 1, 2, 3 में से कौन सा होगा? समय बढ़ने से बल क्या होता है? समय बढ़ने से बल क्या होता है? तो अभी आप लोगों को जो हम एक डिफिनेशन लिखे थे उसी से ये पूरा उसी पर बेस है। चलिए आप लोग इसका जवाब अगर अभी तक नहीं दिए हैं तो अब आप लोग पक्का दे देंगे। देखिए हम अभी क्या लिखे थे कि संवेग परिवर्तन अपॉन समय, संवेग परिवर्तन अपॉन समय। तो यहाँ से आप लोग को क्या लग रहा है? देखिए समय बढ़ने से, समय अगर ये मान लेते हैं, अगर ये हमारा ये 5 है, ठीक है, ये हमारा 6/2 है, तो एक तरह से हम इसे समझ रहे हैं, लेकिन इससे इसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। देखिए समय बढ़ने से बल क्या होता है? समय अगर मानते हैं समय 2 घंटा है, अगर हम इसे अगर इसे हम डिवाइड करेंगे तो ये 4 होगा, ठीक है, तो मान लेते हैं F, तो ये 4 हो गया। अगर हम समय को अगर हम ये 6 तो रह गया, 2 की जगह अगर हम 8 कर देंगे या फिर हम 6 ही कर देंगे, पहले तो ये 4 था, अब ये 1 हो गया, तो क्या हो गया? बल तो घट गया। समय बढ़ने से बल घट रहा है, ठीक है, समय बढ़ने से बल घट रहा है। एक बार चलिए इसे फिर से हम देखते हैं। मान लेते हैं ये आपका 10 था, ये आपका 5, ठीक, तो ये संवेग है, ये इसे हम संवेग मान लिए और ये हमारा समय है। तो अभी अगर हम इसे हम काटें तो ये हमारा 2 आ रहा है, ठीक। अगर हम समय तो नीचे है, अगर हम समय को अगर हम बढ़ाते हैं 5 से अगर हम 10 कर दिए तो देखिए पहले यहाँ 2 था, अब 1 आ गया, तो 2 से 1 आया, यानी कि समय बढ़ने से बल क्या होता है? घटता है, ठीक है। एक बार इसे फिर से हम देखते हैं कि F बराबर अगर 2 आ रहा है, ये 10/5 है, समय अगर 5 है तो F बराबर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। अगर हम समय को बढ़ा दिए तो अब F बराबर 1 आ रहा है, यानी कि इसका कहने का मतलब ये पूरी हो गया, इसका कहने का मतलब ये पूरा हो गया कि समय बढ़ने से बल क्या होता है? घटता है। समय बढ़ने से बल घटता है और समय घटने से बल क्या होता है? तो ये बढ़ता है, ठीक है। समय घटने से बल बढ़ता है और समय बढ़ने से बल घटता है, ठीक है। तो ये हमारा न्यूटन गति का दूसरा नियम हो गया। अब देखिए कि एग्जाम्पल इसका हम कुछ देखते हैं। एग्जाम्पल, चलिए हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और आज के बाद फिर आप लोग कभी न्यूटन गति का तीनों लॉ कभी नहीं भूलिएगा, इसका पूरा गारंटी है। चलिए कि अब इसका एग्जाम्पल क्या है कि देखिए कि अगर आप लोग मैच खेले होंगे, यानी कि आप लोग क्रिकेट अगर खेले होंगे, तो कोई अगर गेंद अगर आ रहा है तो क्रिकेट का खिलाड़ी जो है, जो फील्डिंग में रहता है, तो उस बल्ब को वो अपने पीछे की ओर खींचता है, ठीक है। वो अपने पीछे की ओर खींचा, क्यों खींचा? क्योंकि वो बल्ब को समय ज़्यादा दिया ताकि उसका बल कम हो पाए। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था कि समय अगर ज़्यादा होगा तो बल कम लगेगा, ठीक है। अगर समय कम होगा तो बल ज़्यादा होगा, ठीक है। समय
बल ज़्यादा होगा। देखिए क्रिकेट का खिलाड़ी अगर कोई अगर बल्ब आ रहा है तो आप लोग अब समझ गए होंगे, फिर भी मैं इसे बोल रहा हूँ। बल्ब अगर आ रहा है, अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्ट अगर हम बल्ब को रोकें तो समय तो हम कम दिए, लेकिन बल्ब तो उससे क्या होगा, हमारे हाथ में ज़्यादा हमको चोट लगेगा। ठीक है, अगर बल्ब अगर आ रहा है तो हम उसे यहाँ से लेकर के हम इसे पूरा पीछे की ओर अगर खींचते हैं तो उसका तो समय तो हम ज़्यादा दिए, लेकिन उसका जो बल जो वो धीरे धीरे कम हो गया। तो अक्सर जो क्रिकेट का खिलाड़ी होता है जो फील्डिंग में रहता है तो वो लोग कैच लेने के लिए हाथ को वो पीछे की ओर खींचता है ताकि उसका गेंद का बल कम हो पाए और वो आराम से पकड़ पाए, मतलब उससे चोट ना लगे उतना। ठीक है, तो क्रिकेट का खिलाड़ी भी फिजिक्स का स्टूडेंट ही होता है। ठीक है, भले वो फिजिक्स अगर नहीं भी जान रहा है तो उसे पता है कि अगर हम पीछे अगर खींचेंगे तो हमें चोट कम लगेगा ताकि हम फिर अगला हम खेल पाएँ। तो ये हमारा न्यूटन गति का दूसरा नियम है। ठीक है, और आप लोग देखेंगे दूसरा कि आप लोग अगर बाइक चलाते हैं, बाइक में जो ये सॉकर रहता है, ठीक है, सॉकर जो रहता है क्यों दिया जाता है, क्योंकि अगर आप ये इस तरह से रोड है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से अगर रोड है तो बाइक अगर चलेगा इस पर तो अगर मानते अगर साइकिल से आप अगर जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं बिना सॉकर वाला, तो देखते होंगे उसमें आप लोग को मतलब चोट बहुत ज़्यादा लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें सॉकर नहीं है। अगर जैसे कि नीचे आया वो तुरंत यहाँ से रिवर्स मार दिए। ठीक है, तो वो थर्ड नियम पर आ गया कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत क्रिया। हम अगर बोर्ड में मारते हैं तो बोर्ड भी उधर से रिफ्लेक्ट करके वो भी हमारे हाथ में मारेगा, ताकि जिससे कि जितना चोट बोर्ड को लगेगा उतना चोट हमें भी लगेगा। ठीक है, आप लोग अगर देखते होंगे किसी को अगर मारते होंगे कस करके तो आपके भी हाथ में चोट लगता होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम अब दूसरे नियम पर आते हैं। सॉकर क्यों दिया रहता है कि ये गाड़ी अगर चल रही है तो कहीं पर अगर जर्किंग आया तो ये ज़्यादा समय दे पाए ताकि बैठने वाले को असर कम रहे। ठीक है, तो इसीलिए अधिकतर गाड़ी सब में सॉकर का प्रयोग किया जाता है ताकि बैठने वाले को चोट ना लगे। ठीक है, तो ये आप लोग का न्यूटन गति का दूसरा नियम आप समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम अब तीसरा नियम देखते हैं। तीसरा नियम उसी को समझ में आएगा जिसका कि त्वरण और मंदन कंप्लीट है। त्वरण और मंदन कंप्लीट है, वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग वहाँ से एकदम ज़रूर से ज़रूर देखें, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कि थर्ड नियम, थर्ड लॉ। ठीक है, थर्ड लॉ। अब देखिए कि न्यूटन गति का तीसरा नियम क्या कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत क्रिया। ठीक है, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत क्रिया होता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत क्रिया होता है। अब देखिए कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत क्रिया क्या है। जैसे कि आप लोग अगर कभी अगर सबसे पहले इसका सबसे सॉरी, आप लोग न्यूटन गति का जो तीसरा नियम है ना, जैसे कि कपड़ा में जिन सब में जो कि ब्रांडेड होता है सबसे ज़्यादा, तो उसी तरह न्यूटन के थर्ड लॉ में लिफ्ट का जो एग्जाम्पल है ये सबसे ज़्यादा ब्रांडेड है। ठीक है, सबसे ज़्यादा ब्रांडेड है। तो थर्ड नियम क्या कहता है जो लिफ्ट में है, देखिए लिफ्ट वाला क्या है, लिफ्ट। अब जब देखते हैं कि त्वरण, सबसे पहले हमको बार बार रिपीट कर रहे हैं त्वरण। अब देखिए त्वरण क्या होता है कि वेग परिवर्तन की दर। तो देखिए कि अगर कोई ये लिफ्ट है, ठीक, ये हमारा कोई लिफ्ट है, ठीक है, ये लिफ्ट ऊपर जा रहा है। ठीक है, ये हमारा पूरा फ्लोट हो गया, ये लिफ्ट ऊपर जा रहा है। तो अगर लिफ्ट अगर एक समान वेग से अगर ऊपर जा रहा है तो सबसे पहले हम त्वरण का देखते हैं। लिफ्ट अगर एक समान त्वरण से अगर ऊपर की ओर गतिशील है, लिफ्ट अगर एक समान त्वरण से मान लेते हैं अगर 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि अगर 4 मीटर प्रति सेकंड है तो ये हमारा वेग को बता रहा है। ठीक है, अगर 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर रहेगा तो ये हमारा क्या बताएगा, त्वरण को बताएगा। ठीक है, 4 मीटर प्रति सेकंड अगर है तो वेग को बताएगा। 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो वो किससे बताएगा, त्वरण को बताएगा। ठीक है, तो ये 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की अगर, तो इसमें कह रहा है कि जब लिफ्ट एक समान त्वरण से ऊपर की ओर गतिशील होता है तो लिफ्ट के अंदर जो व्यक्ति जो बैठा रहता है एक समान त्वरण से अगर ऊपर की ओर जा रही है। ठीक है, ये मान लेते हमारा लिफ्ट है, ये एक समान त्वरण से अगर ऊपर की ओर जा रही है तो लिफ्ट में जो बैठा हुआ व्यक्ति है उसका जो भार है वो बढ़ेगा। क्योंकि ये देखिए ये धीरे धीरे स्पीड होते जा रहा है। तो आप लोग अगर कभी लिफ्ट पर अगर आप चढ़े होंगे तो आप लोग फील किए होंगे
कि आपका जो वेट है लग रहा होगा क्या कि हम पहले अगर 60 किलो के थे तो आपको लग रहा होगा कि हम 120 किलो का हो गए हैं या 100 किलो का हो गए। तो वही एक समान त्वरण का बात कर रहे हैं, वेग का नहीं बात कर रहे हैं। आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगर एग्जाम में अगर पूछ दिया कि एक समान वेग से अगर ऊपर जा रहा है तो ये तो फिर ये नहीं बोलेगा क्या कि वेग बढ़ रहा है, सॉरी भार बढ़ रहा है, तो फिर गलत हो जाएगा। तो एक समान त्वरण से ऊपर जा रहा है तो इसका क्या है कि अंदर जो लिफ्ट के अंदर जो ये व्यक्ति है, ठीक है, ये जो व्यक्ति है इसका जो भार बढ़ रहा है, ठीक है। और एक समान त्वरण से अगर यहाँ जो ऊपर गया तो फिर नीचे भी तो आएगा ना, फिर जो नीचे आ रहा है एक समान त्वरण से फिर जो नीचे आ रहा है तो इस व्यक्ति का भार जो है वो घटेगा, ठीक है, शून्य नहीं होगा, वो जो भार जो है घटेगा। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अब चलिए अगर हम अगला हम देखते हैं, ये तो हमारा त्वरण का हो गया बात, त्वरण का। अब अगर हम वेग का देखते हैं, जो कि यहाँ पे एक अधिकतर स्टूडेंट न्यूटन ऐसा टॉपिक है, न्यूटन गति का मोशन मतलब न्यूटन गति का नियम जो रूल है, तो इससे हर एग्ज़ाम में आपका 1 से 2 क्वेश्चन रहता ही रहता है। ये फिक्स है, क्वेश्चन एकदम क्वेश्चन फिक्स है। अगर आप लोग अगर 1 से 2 क्वेश्चन चाहते हैं क्या कि मेरा पूरा सिक्योर हो जाए तो इस वीडियो को एकदम पूरा डिटेल में देखें और इससे तुरंत ये वीडियो देखने के बाद कोई भी आप बुक उठाएं, कोई भी आप प्रैक्टिस सेट उठाएं, तुरंत आप उसे खोज करके आप सॉल्व करें, ठीक है। तो पक्का सॉल्व होगा, इसका पूरा गारंटी है। तो अब देखिए, अब चलिए देखते हैं कि एक समान वेग से ये फिर हमारा लिफ्ट है, ये फिर लिफ्ट जा रहा है, ठीक। अब ये यहाँ पे त्वरण था, अब यहाँ पे वेग से, ठीक है। एक समान वेग से अगर लिफ्ट ऊपर की ओर जाता है तो क्या होगा, ठीक है। एक समान वेग से अगर लिफ्ट, अगर ये देखिए मान लेते 2 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जा रहा है, ठीक है। तो एक समान वेग से ये जा रहा है, ठीक है। तो व्यक्ति जो अंदर में है इसका भार क्या होगा, इसका भार घटेगा बढ़ेगा और परिवर्तित रहेगा, ये आप बताइए। एक समान, चलिए सवाल है कि कोई लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर की ओर जा रही है तो लिफ्ट के अंदर बैठा व्यक्ति का भार क्या होगा, घटेगा बढ़ेगा या फिर वो परिवर्तित रहेगा, यानी कि कुछ भी नहीं होगा। 60 है तो वो 60 ही रहेगा। तो आप लोग सोचिए और बताइए कि क्या होगा। एक समान वेग से कोई व्यक्ति ऊपर जा रहा है मतलब लिफ्ट में, तो इसका क्या हो जाएगा, एक समान वेग से अगर ऊपर जा रहा है तो वो परिवर्तित, अगर ये 60 किलो है तो इसका जो भार इसे 60 किलो ही इससे महसूस होगा कि हमारा 60 किलो ही है। थोड़ा आप लोग को अजीब लग रहा होगा, लेकिन आप लोग को लग रहा होगा कि नहीं हम जब भी जा रहे हैं तो हमारा वेग बढ़ा हुआ ही महसूस हो रहा है। आपको पता होना चाहिए कि आप तो अंदर में रहते हैं तो आपको उतना फील नहीं होता होगा, जो बाहर में रहता है उससे लगेगा क्या कि लिफ्ट का स्पीड हर कुछ सेकंड में बढ़ते जा रहा है। तो हमारा क्या है कि त्वरण है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि पहला वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा कि ये भार क्यों बढ़ रहा है, ठीक है। अब ये एक समान वेग से फिर अगर नीचे आएगा तो फिर भी भार इसका अपरिवर्तित ही रहेगा, 60 ही इसे महसूस होगा। तो कितना को लग रहा होगा क्या कि हम अगर पूरा नीचे आते हैं लगता है कि मेरा वेट तो कुछ है ही नहीं। तो देखिए जब लिफ्ट की रस्सी अगर टूट जाए, मान लीजिए लिफ्ट की रस्सी अगर टूट गई तो व्यक्ति का जो भार है वो भारहीन हो जाता है, यानी कि वो शून्य हो जाता है। जब रस्सी वो टूट जाए या फिर पूरा स्पीड में वो नीचे आ रहा है तो उस टाइम में शून्य होता है। अगर एक सीक्वेंस वाइज अगर वो नीचे आता है तो उस टाइम में अगर एक समान वेग से है तो उसका जो 60 है तो उसको लगेगा कि हम आराम से जा रहे हैं। अगर स्पीड में जा रहा है तो उसका भार लगेगा क्या कि हम 60 किलो के थे तो लिफ्ट मेरा 30 किलो वजन ले लिया और 30 किलो मेरे में छोड़ दिया है तो हम 30 किलो के हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया गति का तीसरा नियम, ठीक है, गति का तीसरा नियम। अब अगर हम इसका कुछ एग्जाम्पल अगर देखते हैं कि रेलगाड़ी है, ठीक है, तो ये आप लोग अगर चाहे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट या फिर पिक्चर से बना सकते हैं ताकि बाद में भी समझ में आ जाए। अब देखिए कि जैसे कि एक ट्रेन है, ठीक है, एक ट्रेन है, ये एक ट्रेन है, ठीक, यहाँ से ये धुआं निकल रहा है। अब तो खैर धुआं वाला नहीं है, ये हमारा बोगी हो गया, ठीक है। आप इस ट्रेन में बैठे हुए हैं, ट्रेन अगर एक समान वेग से चल रहा है तो अगर आप किसी गेंद को अगर आप उछलाएं किसी गेंद को, तो अगर आप एक समान वेग से हैं तो ये आपके हाथ में आकर के ही गिरेगा, ठीक है, ये आपके हाथ पे ही आकर के गिरेगा। अगर ट्रेन अगर जैसे आप ऊपर किए, ट्रेन एक समान वेग से नहीं एक समान त्वरण से चल रही है, यानी कि ट्रेन का स्पीड वो लगातार बढ़ते जा रहा है। तो अगर आप ऊपर फेंकें तो पता चलेगा कि आप चले गए आगे और गेंद गिर गया पीछे, ठीक है। या फिर ट्रेन अगर पूरा स्पीड में है, आप गेंद को ऊपर फेंके, ट्रेन अगर ब्रेक मार दिया तो आप
पीछे रह जाएंगे और गेंद आगे गिर जाएगा। तो ये हमारा गति का तीसरा नियम का एग्जाम्पल है। तो ये गति का पहला, दूसरा और तीसरा नियम ये पूरा कंप्लीट हो गया और हमें पूरा विश्वास है कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा पहला, दूसरा और तीसरा नियम। और जो साइंस बैकग्राउंड के नहीं भी हो उसे भी ये समझ में आ गया होगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। और अगला जो हमारा वो वीडियो रहेगा, फिर ये हमारा कल फिजिक्स पे आएगा टॉपिक पे, ठीक है। कल फिर हमारा ये फिजिक्स पे रहेगा, फिर संवेग संरक्षण का सिद्धांत। चलिए इसमें एक और देख लेते हैं कि गति का तीसरा नियम जो है एक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है, ठीक है। देखिए संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है, आप लोग देखते होंगे कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत क्रिया। एक कोई रॉकेट है, ठीक है, ये कोई रॉकेट है, ठीक। रॉकेट जो है एग्जाम में पूछता है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट जो है ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। और देखिए टक्कर मारने से पहले और टक्कर मारने के बाद ये दोनों का ना वेग जो रहता है, जो बल रहता है वो बराबर होता है, ठीक है। टक्कर मारने से पहले और टक्कर मारने के बाद जो संवेग होता है, संवेग का बात कर रहे हैं हम, P = mv, ठीक है। तो टक्कर मारने से पहले और टक्कर मारने के बाद वो संवेग जो होता है वो बराबर होता है, ठीक है। टक्कर मारने से पहले और टक्कर मारने के बाद उसका जो संवेग होता है बराबर होता है। ये हम संवेग संरक्षण का सिद्धांत का बात कर रहे हैं और रॉकेट जो है ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। तो इसे भी आप लोग नोट करेंगे। ये सिर्फ एक 1 लाइनर का ही क्वेश्चन है कि रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो फिर हमारा फिजिक्स पर ही होगा। तो चलिए आप लोग, अगर ये वीडियो अगर पूरा समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए धन्यवाद।